बेनामी संपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। स्वामित्व के पैटर्न जांच के दायरे में परिवारों को क्या करना चाहिए? मंजुला बनाम D.A. श्रीनिवास में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने पुरानी पारिवारिक संपत्ति व्यवस्थाओं पर फिर से ध्यान खींचा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम 1988, जिसे 2016 में संशोधित किया गया था, के प्रक्रियात्मक प्रावधान, जिनमें कुर्की और जब्ती शामिल है, पुराने लेन देन पर भी पूर्वव्यापी रूप से लागू हो सकते हैं। बेनामी संपत्ति क्या है? बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम 1988 की धारा 2,9 के तहत किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर रखी गई संपत्ति जो वास्तविक खरीदार के लाभ के लिए हो, बेनामी मानी जा सकती है। DMR लीगल के पार्टनर शंकी अग्रवाल कहते हैं, कानून कुछ वास्तविक व्यवस्थाओं के लिए छूट देता है, जैसे हिंदू अविभाजित परिवार HUF द्वारा फिड्यूशियरी क्षमता में रखी गई संपत्तियां, या आय के ज्ञात स्रोतों से पति पत्नी या बच्चों के नाम पर और करीबी परिवार के सदस्यों के साथ कुछ संयुक्त रूप से रखी गई संपत्तियां जो वैधानिक शर्तों के अधीन है। इन छूटों से बाहर की संपत्तियां केंद्र सरकार द्वारा कुर्क और जब्त की जा सकती है। 2016 से पहले की संपत्तियां भी जब्त हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि बेनामी अधिनियम में 2016 के संशोधनों द्वारा पेश किए गए प्रक्रियात्मक प्रावधान पूर्वव्यापी रूप से लागू हो सकते हैं। अग्रवाल कहते हैं, प्रभावी रूप से अधिकारी 2016 से पहले के बेनामी लेन देन से जुड़ी संपत्तियों के खिलाफ कुर्की और जब्ती की कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। सख्त दंडात्मक प्रावधान पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किए जा सकते। यह फैसला बेनामी अधिकारियों की शक्तियों को मजबूत करता है। इस फैसले से पुरानी पारिवारिक संपत्ति व्यवस्थाओं और लंबित स्वामित्व विवादों की जांच बढ़ने की संभावना है। यह उन लंबित सिविल विवादों को भी प्रभावित कर सकता है, जहां एक पक्ष दावा करता है कि वास्तविक स्वामित्व पंजीकृत स्वामित्व से अलग है। ऐसी संपत्तियों की कुर्की और जब्ती का जोखिम बढ़ गया है। अग्रवाल कहते हैं, पुराने संपत्ति रिकॉर्ड जांचे। परिवारों को यह जांचना चाहिए कि संपत्ति के लिए भुगतान किसने किया और क्या भुगतान का रिकॉर्ड पंजीकृत मालिक से मेल खाता है। यदि कागज पर संपत्ति एक व्यक्ति के नाम है, लेकिन फंड दूसरे ने दिया, तो व्यवस्था बेनामी चिंताएं पैदा कर सकती है। उन्हें यह भी सत्यापित करना चाहिए कि क्या व्यवस्था मान्यता प्राप्त छूटों के अंतर्गत आती है और क्या फंड ज्ञात स्रोतों से आया है। बिक्री विलेख, बैंक रिकॉर्ड, टैक्स रिटर्न, गिफ्ट डीड और पारिवारिक समझौता दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक समीक्षा की जानी चाहिए। अग्रवाल कहते हैं, परिवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वसीयत बनाने वाले व्यक्ति ने संपत्ति अपने स्वयं के फंड से खरीदी थी। करंजावाला एंड कंपनी की पार्टनर मनमीत कौर कहती है, मंजुला बनाम D.A. श्रीनिवास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने स्पष्ट किया है कि वसीयत बेनामी व्यवस्था को वैध नहीं बना सकती। यदि वसीयतकर्ता केवल नाम मात्र का मालिक था और वास्तविक मालिक नहीं, तो वसीयत से कोई वैध अधिकार नहीं मिलेगा। क्या बेनामी संपत्ति को नियमित किया जा सकता है? बेनामी संपत्ति को वैध बनाने के लिए कोई कानूनी तंत्र नहीं है। कौर कहती है, हालांकि यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि लेन देन को बेनामी माना जा सकता है, तो उन्हें कानूनी सलाह लेनी चाहिए ताकि यह जांचा जा सके कि क्या यह अधिनियम के तहत प्रदान की गई वैधानिक छूटों के अंतर्गत आता है। वसीयत बनाने से पहले जांचें। वसीयत का मसौदा तैयार करने से पहले व्यक्तियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संपत्ति उनके स्वयं के वैध फंड का उपयोग करके खरीदी गई थी और टाइटल कानूनी रूप से बचाव योग्य है। दस्तावेजीकरण में स्वामित्व और फंड के स्रोत को स्पष्ट रूप से स्थापित करना चाहिए। एक्विलॉ के पार्टनर अमित कुमार नाग कहते हैं, कोर्ट यह निर्धारित करने के लिए कि व्यवस्था सार में बेनामी थी या नहीं, संपत्ति के लिए भुगतान किसने किया,
किसके पास कब्जा था, पक्षों के बीच संबंध, टाइटन डीड की कस्टडी और समय के साथ संपत्ति को कैसे निपटाया गया जैसे कारकों की जांच कर सकता है। स्वामित्व को स्पष्ट रूप से दस्तावेजित करें। यदि माता पिता बच्चे की संपत्ति के लिए फंड देते हैं तो उन्हें ट्रांसफर को पंजीकृत गिफ्ट डीड के साथ समर्थन देना चाहिए। पति पत्नी या भाई बहनों द्वारा संयुक्त खरीद में बिक्री विलेख में सभी योगदानकर्ताओं को उनके शेयरों के साथ सहमालिकों के रूप में स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाना चाहिए। नाग कहते हैं, माता पिता या अन्य रिश्तेदारों के नाम पर खरीदारी जांच को आकर्षित कर सकती है जब तक कि फंडिंग और स्वामित्व संरचना पारदर्शी रूप से दस्तावेजित न हो। सिफारिशें क्या करें? सभी संपत्ति व्यवस्थाओं के लिए लिखित और पंजीकृत दस्तावेजों का उपयोग करें। भुगतान बैंकिंग चैनलों के माध्यम से करें। सुनिश्चित करें कि बिक्री विलेख वास्तविक मालिकों और योगदानकर्ताओं को दर्शाते हैं। क्या न करें? मौखिक या अनौपचारिक व्यवस्थाओं से बचें। स्वामित्व या फंड छिपाने के लिए ढांचे का उपयोग न करें। यह न माने कि पारिवारिक संबंध स्वचालित रूप से छूट के लिए योग्य है। दोषपूर्ण या बेनामी टाइटल को ठीक करने के लिए वसीयत पर भरोसा न करें। Supreme Court's ruling on Benami property. What should families do as ownership patterns come under scrutiny? A recent Supreme Court ruling in Manjula v. D.A. Srinivas has renewed focus on old family property arrangements. The court has clarified that procedural provisions of the Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988, as amended in 2016, including attachment and confiscation, can apply retrospectively to older transactions. What is a Benami property? Under Section 2, Subsection 9 of the Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988, a property held in another person's name for the real buyer's benefit can be treated as Benami. The law provides exceptions for certain genuine arrangements, such as properties held by a Hindu undivided family in a fiduciary capacity, or in the name of a spouse or child from known sources of income, and certain jointly held properties with close family members, subject to statutory conditions. Properties falling outside these exceptions can be attached and confiscated by the central government, says Shanky Agrawal, partner, BMR Legal. Pre-2016 properties can be confiscated. The Supreme Court held that procedural provisions introduced in the 2016 amendments to the Benami Act can apply retrospectively. In effect, authorities can initiate attachment and confiscation proceedings against properties linked to pre-2016 Benami transactions. Stricter penal provisions cannot be applied retrospectively, says Agrawal. The ruling strengthens the powers of Benami authorities. The judgment is likely to increase scrutiny of old family property arrangements and pending ownership disputes. It may also affect pending civil disputes where one party claims that the real ownership is different from the registered ownership. The risk of attachment and confiscation of such properties has increased, says Agrawal. Check old property records. Families should check who paid for the property and whether the payment trail matches the registered owner. If one person owns the property on paper but another funded it, the arrangement could raise Benami concerns. They should also verify whether the arrangement falls within recognized exceptions and whether the funds came from known sources. Sale deeds, bank records, tax returns, gift deeds, and family settlement documents should be reviewed carefully, says Agrawal. Families must ensure that the person making the will had purchased the property using their own funds. The SC's ruling in Manjula v. D.A. Srinivas has clarified that a will cannot legitimize a Benami arrangement. If the testator was merely a name lender and not the real owner, the will would convey no valid title, says Manmeet Kaur, partner, Karanjawala & Co. Can Benami property be regularized? There is no legal mechanism to legitimize a Benami property. However, if a person believes a transaction may be treated as Benami, they should seek legal advice to examine whether it falls within the statutory exceptions provided under the Act, says Kaur. Check before making a will. Before drafting a will,
Individuals should ensure that the property was purchased using their own legitimate funds and that the title is legally defensible. Documentation should clearly establish ownership and source of funds. The court may examine factors such as who paid for the property, who possessed it, the relationship between the parties, custody of title deeds, and how the property was dealt with over time to determine whether the arrangement was benami in substance. Says Amit Kumar Nag, partner, Aqualaw. Document ownership clearly. If parents fund a child's property, they should support the transfer with a registered gift deed. In joint purchases by spouses or siblings, the sale deed should clearly record all contributors as co-owners along with their shares. Purchases in the name of parents or other relatives can attract scrutiny unless the funding and ownership structure are transparently documented, says Nag. Recommendations. DOEs. Use written and registered documents for all property arrangements. Route payments through banking channels. Ensure sale deeds reflect the true owners and contributors. Don'ts. Avoid oral or informal arrangements. Don't use structures to hide ownership or funds. Don't assume family relationships automatically qualify for exemption. Don't rely on a will to cure a defective or benami title.